बोला फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। सारे बोले भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वो एक शायर जोश में खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो जहाँ शेर लिखा हुआ था उसके नीचे की लाइन उसके सिर के नीचे छिप गई। अब ये फंस गए। अब ये वहीं शुरू से शुरू करें। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। वो बोले भाई वाह वाह अगली लाइन, पर अगली कहाँ से सुनाए, अगली तो नीचे दब गई। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। तभी इनको दूसरी तरफ इनकी नज़र गई, एक पंक्ति और नज़र आई, उन्होंने वो भी उठाई, दोनों मिलाई और शेर पूरा कर दिया। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। अच्छा, मुझे तो ये लग रहा था ये बार बार वो एक पॉइंट पर आप तालियां बजा देते थे, फिर ये वहीं से शुरू करते थे। एक पॉइंट पर आपने तालियां बजा दी, फिर वहीं शुरू से शुरू करते। और ये कहना कुछ चाह रहे थे, जो कहना चाह रहे थे वो आप लोग समझ नहीं रहे थे। गौड़ साहब डर गए। गौड़ साहब सोच रहे अब ये फिर शुरू से शुरू ना हो जाए। गौड़ साहब कह रहे नहीं समझ गए। वो पीछे भाई भी कह रहा, बोला अरे समझ गए यार तू बस कर। हाँ, ये कहना चाह रहे थे जो पीना चाहे उसे पिला देनी चाहिए। बात सारी इसी लाइन में थी। ये बाकी आगे के पीछे की लाइन ना सिर्फ भूमिका बनाने के लिए थी, मतलब की लाइन वही समझ में आई अपने को। तो अब पता नहीं आप लोग समझे या नहीं समझे। हाँ, ये बता रहे थे, बोले मैं यहाँ से पंक्ति उठा लेता हूँ, वहाँ से पंक्ति उठा लेता हूँ। हम खुद लिखते हैं, हम नहीं उठाते कहीं से भी। ये उठाने का काम देवेंद्र मास्टर जी करते हैं। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। एक दिन बस में जा रहे, वहाँ पर कवि और शायर लोगों की टीम जा रही कहीं किसी कवि सम्मेलन में। तो आपस में कविताएं सुनाते जा रहे, रास्ते का टाइम पास हो जाए। अब इनका भी थोड़ा कविताओं के प्रति आकर्षण है, बचपन से कवि मन है, तो ये भी उनके बीच में जाकर के बैठ गए। अच्छा लगा इनको, वो सुना रहे, वाह वाह कर रहे, भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उनको लगा यार ये तो पारखी आदमी है, जहाँ जो बारीक बात होती है वहीं पर दाद देता है और बिल्कुल सही दाद देता है। उन्होंने पूछा भाई आप कौन? बोले मैं तो ऐसे ऐसे वहाँ फरीदाबाद में मास्टर हूँ। बोला आप तो ऐसा लगता है कवि हो। बोला नहीं नहीं मैं कवि नहीं हूँ। इन्होंने कहा भी कवि ववि तो मैं हूँ ही नहीं, और ये वास्तव में भी नहीं है, सिर्फ उठाते हैं। क्या उठाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा नहीं मैं कवि नहीं हूँ। बोला नहीं नहीं यार आप बहुत बढ़िया यार, हुनर पारखी आदमी यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपके व्यक्तित्व से बोलचाल से लग रहा है, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। अब इनके पीछे पड़ गए। अब आदमी तो आपने देख लिया है कितने बातचीत में तो किसी को हारने नहीं देते। इन्होंने कहा चलो ठीक है। इनकी निगाह पड़ गई बस की एक खिड़की पर एक शेर लिखा हुआ था। इन्होंने कहा ले उठा ले, यहाँ से उठा लिया वहाँ से। अब इन्होंने वो शेर सुनाया। बोला फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। सारे बोले भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। वो एक शायर जोश में खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ, वो जहाँ शेर लिखा हुआ था उसके नीचे की लाइन उसके सिर के नीचे छिप गई। अब ये फंस गए। अब ये वहीं शुरू से शुरू करें। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। वो बोले भाई वाह वाह अगली लाइन, पर अगली कहाँ से सुनाए, अगली तो नीचे दब गई। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। तभी इनको दूसरी तरफ इनकी नज़र गई, एक पंक्ति और नज़र आई, उन्होंने वो भी उठाई, दोनों मिलाई और शेर पूरा कर दिया। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। ये ऐसे उठा लेते हैं। हम उठाई गिरे नहीं है, हम लिखाई गिरे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ऊपर खड़े हैं, आप हमें बोलने दीजिए। नीचे से बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। कोई कोई समझ लेता है शायद कुछ पेट में गड़बड़ है। तो फौजियों की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि 2-2 साल घर नहीं आ पाते हैं उनके बच्चे।
क्या उनके माँ बाप पर बीतती होगी और क्या उन जवानों पर बीतती होगी। मुझे तो याद है हमारे गांव का एक फौजी था रामफल, छुट्टियों के मामले में बड़ा परेशान रहता था। वो एक दिन गया अपने कमांडर साहब के पास, बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की छुट्टी? बोला जी घर से टेलीग्राम आया, मेरी माँ मर गई। अब इस मामले में तो कोई मना भी नहीं कर सकता। बोले ठीक है भाई जा। 3 महीने बाद फिर रामफल कमांडर साहब के पास, बोला साहब घर से टेलीग्राम आया, मेरा बाप मर गया, छुट्टी चाहिए। अच्छा भाई जा। चौथे महीने फिर रामफल सामने, बोला साहब मेरी माँ मर गई, छुट्टी चाहिए। कमांडर को याद है माँ तो पीछे मरी थी, इसकी दोबारा कैसे मर गई। उसकी फाइल मंगवा ली उन्होंने। अरे ये तो हर छठे महीने कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया, कभी माँ मर गई, कभी बाप मर गया। उन्होंने बुला लिया रामफल। बोले यार तू क्या अजीब आदमी है, छुट्टी के पीछे तू अपने माँ बाप को मार देता है, बड़ा जलील इंसान है। बोला साहब आप मेरी तकलीफ़ समझो। बोला तेरी क्या तकलीफ़ है? बोला आपको तो छुट्टियों की पड़ी है। सबसे मैं आपको सही सही बताता हूँ। बोला सबसे पहले मरी थी मेरी माँ, फिर मेरे बाप ने कर ली दूसरी शादी, वो ले आया नई माँ, फिर मर गया मेरा बाप, फिर जो नई माँ आई थी फिर उसने फिर शादी कर ली, वो नया बाप ले आई। बोला यही चल रहा है इनका। बोला एक तो एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट लाते हैं और हर तीसरे महीने मुझे इनका काज करना पड़ता है। बोला मेरी सारी तनख्वाह तो इनके काज में निकल जाती है, आपको लग रहा है मैं फालतू की छुट्टी मांग रहा हूँ। उन्होंने धमका के भेज दिया। बोला चल भाग यहाँ से, फर्जी आदमी है तू तो। और रामफल को तो चाहिए छुट्टी। 4 दिन बाद फिर पहुँच गया साहब के पास। बोला साहब छुट्टी चाहिए। बोला किस बात की? बोला जी बात भरने जाना है। बोला कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बोला फिर आप बात भर आओ, मैं यहाँ ड्यूटी कर लूँगा। कुछ तो करो। और उस कमांडर ने सोची चल यार ये तो ज़्यादा ही चेप हो गया। बोला सच चल एक काम कर, छुट्टी भेज दूंगा तेरे को अगर एक सवाल का जवाब दे दे तो। बोला जी पूछो। बोला ये सवाल ये है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। उस समय फिल्म आई हुई थी बाहुबली पार्ट 1। रामफल बोला साहब जवाब दे दूंगा, छुट्टी भेजोगे? बोला हाँ भेज दूंगा। बोला बाहुबली कटप्पा को छुट्टी नहीं दे रहा था। तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त सुबह सुबह जा पहुंचा साहब के पास। रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त, आखिरी 3 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ, उसके बाद ये कवि सम्मेलन समापन की ओर, उसके बाद हमारे गौड़ साहब या जो भी पदाधिकारी हैं आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी देर आपने इन कवियों को झेला और हम सबको झेला। तो उसके लिए मैं चाहूँगा एक बार मंच आपके लिए तालियाँ बजा दे कि रामफल लेकर छुट्टी की दरखास्त सुबह सुबह चला गया साहब के पास। बोला साहब कल ही आइए, घर से चिट्ठी, ज़रूरी काम है, मुझे चाहिए 10 दिनों की छुट्टी। अब तक साहब भी हो चुके थे पूरे होशियार, छुट्टी के लिए किया नहीं बिल्कुल भी इनकार। बोले रामफल खुशी खुशी छुट्टी पर जाओ, परंतु एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। अब मैं दिखाता हूँ वीर रस, ये चीखने चिल्लाने से नहीं होगा वीर रस, मैं असली वीर रस सुना रहा हूँ अब आपको। बोला पर एक शर्त है, कल सुबह होने से पहले बॉर्डर पार करके पाकिस्तानी फौज का एक टैंक लेकर आओ। पर अपना रामफल भी कम नहीं था कलाकार, सुबह तक का तो बिल्कुल नहीं किया इंतजार। शाम होते होते पट्टे ने कमाल कर दिया, साहब के दफ्तर के आगे पाकिस्तानी फौज का लाकर एक टैंक धर दिया। अब टैंक देखकर साहब हुए हैरान, बोले भाई रामफल आज तुझे गया मेहमान, यहाँ दिन के उजाले में जहाँ बॉर्डर पर परिंदे तक डरते हैं, भरते हुए परवाज, नहीं चली कोई गोली और नहीं सुनी बम की आवाज़, और तू तो पाकिस्तान से पूरा टैंक उठा लाया, क्या ये है कोई जादू या फिर कोई माया? रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। रामफल बोला साहब ना तो ये कोई जादू और ना ही कोई माया है, दरअसल एक पाकिस्तानी फौजी ने अपना पुराना कर्ज चुकाया है। साहब बोले क्या बकवास करते हो, ये कर्जे वर्जे की पहली हमसे ना बुझाओ, सीधे सीधे बताओ। तो रामफल बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही हैं हालात।
बोला साहब सीधी सी है बात, बॉर्डर के उस पार भी ऐसे ही हैं हालात, उनके सांप पर भी छाई हुई थी खुमारी, या यूं समझ लो कि आपके जैसी ही थी बीमारी। पिछले ही महीने सुलेमान को छुट्टी देने के बदले उनके साहब ने भी भारत का एक टैंक लाने की शर्त अड़ा दी थी, और उसकी मजबूरी समझकर हमने अपना एक टैंक देकर उसकी बिगड़ी बात बना दी थी। और आज जब मैंने उसे अपना दर्द सुनाया तो उसने भी अपना एक टैंक पहुंचाकर अपना पुराना कर्ज चुकाया। सुनते ही साहब की आंखें हो गई गुस्से से लाल। बोले रामफल दुश्मनों से मिली भगत का क्या तुमको बिल्कुल नहीं मलाल? रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। रामफल बोला साहब गलत मत समझना, मेरी देशभक्ति पर जरा भी शक मत करना। बोला दोस्ती देशभक्ति के ना आड़े आएगी, कर्ज की लकीर फर्ज से बढ़ने ना पाएगी, यारी में अगर मांगा दूध तो खीर देंगे, और मांग लिया कश्मीर तो फिर चीर देंगे। बोला भारत माता की वंदे